रात का समय था और मैं अपने कमरे में सुकून से सो रहा था जब अचानक मुझे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे कदमों के पास बैठा है। मैंने देखने के लिए आंखें खोली और देखा कि ये वही है जो आज भी मेरे कमरे में खिड़की से फान कर अंदर आ गई थी। उसने अपने चेहरे को नकाब में छुपा रखा था। वह डरी और सहमी सी मेरे कमरे में बिस्तर के बगल में बैठी थी। मैंने उसे कहा कि तुम डरो नहीं, आराम से बैठ जाओ। ना जाने वह किससे इतनी डरी हुई थी और रात को कैसे इस समय तक यहाँ आ जाती थी, और ना जाने क्यों मैं उसके डरने से मजबूर होने लगा था। ये आज मेरी जिंदगी में कैसा दिन आया था। रात का समय था। वो कम उम्र लड़की मेरे सामने बैठी थी। वो बहुत प्यारा सा परफ्यूम लगा रखा था, जिसकी वजह से मैं पागल हुआ जा रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा जुल्म किया हुआ था। उसने अपने चेहरे को नकाब में छुपा लिया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की थी, क्योंकि आंखें औरत की चेहरे की आधी खूबसूरती होती है। और इस तरह तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बहुत डरी और सहमी मेरे बिस्तर के बगल में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैंने इसे कहा कि तुम डरो नहीं, बैठ जाओ आराम से। एक बड़ी अजीब बात है कि ज़्यादातर मर्द इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की डरी सहमी हुई लड़की मर्द को ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि एक कॉन्फिडेंस वाली औरत जो उसके सामने बैठी हो और उसे ये बताए कि मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन सवाल यहाँ ये था कि ना जाने वो किससे इतनी डरी हुई थी और रात के इस समय तक कैसे यहाँ तक आती थी, और ना जाने क्यों मैं उसके डरने से मजबूर होने लगा था। लेकिन उस लड़की का राज जानकर मेरी जिंदगी अपनी इस डगर से हट जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। जबकि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था, पर वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गई थी। मुझे उससे प्रेम हो गया था, वो भी सच्चा वाला प्रेम। लेकिन ये मुझे कहाँ पता था कि जिस लड़की का सिर्फ आंखें देखकर मैं उसका दीवाना हो गया हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी। मेरा नाम राकेश है। मेरी उम्र 22 साल थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी करने का शोर मचा दिया। मैं अपनी माँ के सामने चीखता चिल्लाता रहा कि 22 साल की उम्र हुई है, 42 की नहीं। क्यों आप मेरी शादी करने पर तुली बैठी हैं? लेकिन मेरी माँ का कहना था कि शादी तो करवानी है, वो भी उसकी पसंद की लड़की से। मैं अच्छा खासा हसीन और खूबसूरत मर्द था। सोचा कि माँ कोई अच्छी खूबसूरत लड़की पसंद करेगी तो वहाँ जाकर यही बताएगी कि मेरा बेटा तो बड़ा खूबसूरत है। माँ ने मेरे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली और मुझे आकर बताया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन की एक लौती बेटी है और उसका बाप बिस्तर पर पड़ा है, यानी डेट बेड पर। उस जमाने में मेरी कोई नौकरी नहीं थी। मेरा बाप का छोटा मोटा कारोबार था, बस मैं वही देखा करता था। लेकिन सच कहूँ तो वो कारोबार मेरे हाथों से दिन ब दिन डूब रहा था, क्योंकि मुझे कारोबार की कोई समझ नहीं थी। माँ ने कहा कि लड़की का बाप बिस्तर मर्ग पर पड़ा है और सारी जायदाद की अकेली मालकिन है। तो सच कहूँ तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश जागी कि इसी लड़की से बस मेरी शादी हो जाए, क्योंकि कोई माने या ना माने, पैसे तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं। माँ ने कहा मैं तो हाँ करके आई हूँ और तुम्हारी तस्वीर भी दिखा दी। उन्होंने भी हाँ कर दी। तुम उनको बहुत पसंद आए। मैंने भी कहा कि मुझे भी लड़की की तस्वीर दिखा दें। तो माँ का कहना था कि तुम्हें तस्वीर देखकर क्या करना है, पागल, तू बस उसकी दौलत देख, पैसे देख, तुझे तो और भी कुछ सोचना नहीं चाहिए। अरे अगर लड़की की एक टांग भी नहीं होना तब भी तुम्हें हाँ ही करना चाहिए। मैंने कहा माँ, कहीं वाकई उसकी एक टांग तो नहीं है? तो माँ हंसने लगी कि क्या मैं तुम्हारी शादी एक टांग वाली से करवाऊंगी? उसका बाप बीमार है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसी महीने शादी हो जाए। बस अब देख लेना अपनी पत्नी को। वैसे भी हमारे जमाने में तो यही होता है। ये तुम लोगों ने ही आजकल नए रिवाज निकाल लिए हैं। अब क्या तुम 5 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? बस यूं समझो कि 2-4 दिन में शादी है तुम्हारी और लगन है तुम्हारा। मैंने माँ से कह दिया कि ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे मेरी माँ पर भरोसा था, क्योंकि इससे पहले भी वो मेरे लिए लड़कियां देख चुकी थी और उनको भी लड़की मुश्किल से ही पसंद आती थी। चाहता तो ये भी मैं था कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, दोस्तों के साथ कव्वाली नाइट मनाऊं और मज़े करूं। लेकिन फिर सोचा कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो तो सोने की चिड़िया है,
जब उसका बाप इस दुनिया से चले जाएगा तब उसकी सारी दौलत मेरी और उसकी हो जाएगी। तो फिर मेरी जिंदगी का हर शाम पार्टी जैसी होगी। तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो बहुत खुश था। यूँ समझो कि खुद को ऐसा बादशाह महसूस कर रहा था जिसकी जल्दी ही ताजपोशी होने वाली थी और उसे एक शहजादी भी मिलने वाली थी। ये बात बहुत अजीब थी कि मेरी माँ ने मुझे भी लड़की को देखने नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाई थी। लेकिन अमीर लोग तो ज़्यादातर खूबसूरत ही होते हैं क्योंकि वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो गरीब ही होते हैं जिसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते, तो फिर अपना ख्याल कैसे रखेंगे। इसलिए मुझे यकीन था कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी और मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता नहीं देखती तो मुझे कोई आस पास की लड़की ही मिलती जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप किया होता और बस उसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजर जाती। और उसमें एक ही खूबी होती कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती। पर यहाँ तो मुझे पापा की प्रिंसेस मिल रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। शादी की रात तक अपनी दुल्हन को नहीं देखा और देखा तो इस तरह हालात हो गई जैसे आज तक किसी दूल्हे की हुई नहीं होगी। मैंने अपने हीरा नाम की दुल्हन को अपनी सुहागरात पर ही देखा था। वो घूंघट किए बैठी थी और जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हो गया है, क्योंकि वो लड़की इस कदर बदसूरत थी कि कोई भी मर्द उसके पास जाने से इनकार कर देता। उसका वजन 100 किलो से ज़्यादा होगा। उसकी रंगत करीबन काली और नए नक्श भी अजीब भगत से थे। मैंने तो उसे पूछ लिया कि वो कौन है और मेरी दुल्हन कहाँ है। शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा था। शादी की रात पर अक्सर दूल्हे के साथ ऐसा मजाक किया जाता है जिसमें उसकी खूबसूरत दुल्हन की जगह घराने की सबसे मोटी बदसूरत या बूढ़ी औरत को बिठा देते हैं और जब दूल्हा घूंघट उठाता है तो हैरान हो जाता है। बाद में उसकी प्यारी और खूबसूरत दुल्हन को उसके पास में ले आते हैं और कहते हैं कि ये लो तुम्हारी पत्नी। पर मेरे घराने में था ही कौन जो ऐसा मजाक करता। शादी भी तो सादगी से हुई थी और सब मेहमान जा चुके थे। अब मुझे समझ आ गई थी कि जो मुझसे ये मजाक कर रहा था वो कोई और नहीं मेरी किस्मत थी और अब मजाक हो चुका था। अब तो मेरा दिल कह रहा था कि कहीं से कोई निकल आए और कहे कि तुम्हारे साथ मजाक हुआ है, बेशक वो कोई आत्मा ही क्यों ना हो। मैंने घूंघट उठाया था लेकिन उसके बाद मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैंने उसकी एक नज़र देखा भी नहीं और फौरन निकलकर बाहर चला गया। मैं फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद सुकून से सो रही थी। मैंने दरवाजे को ऐसे पीटा था जैसे मेरे अंदर किसी की बदअखलाक पुलिस वाले की रूह आ गई थी। मेरी माँ बाहर आई तो मुझे देखकर उसकी जान में जान आई। पागल हो गया है, अकल है कि उड़ गई? इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है और शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है जैसे अपनी सुहागरात पर ही रंडुआ हो गया है। मेरी माँ भी गुस्से में थी। काश ऐसा ही होता, क्योंकि उससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता। वो जो कमरे में बैठी है ना, उसे दुल्हन कहना गुनाह है। ये तूने मेरे साथ क्या किया माँ? मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी मौत का इंतजाम कर दिया। मेरी माँ ने कहा क्या मतलब? मैंने क्या वहां पर किसी चुड़ैल को बैठा दिया है? मैंने कहा चुड़ैल ही होती। चुड़ैल तो बहुत ही खूबसूरत होती है, बस चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं। मुझे बस वही करना था, उसे वापस भेज देना था, क्योंकि मेरे अंदर अब उसके साथ रहने की चाह नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पागल तो नहीं हो गया तू? वो लड़की नहीं तेरा ब्लैंक चेक है और तू ऐसी बातें कर रहा है? पागल, तू बहुत जल्द बहुत अमीर होने वाला है। मैंने अपनी माँ से कहा हाँ मैं अमीर हो जाऊं और साथ ही मर भी जाऊं। अमीर हो जाऊं पर अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लूं। नहीं चाहिए ऐसी दौलत। क्या फायदा ऐसी दौलत का, ऐसे पैसों का जो बाद में मुझे अपने ही इलाज करवाने में खर्च करना पड़े, या फिर मुझे बहुत सारी बीमारियां लग जाए, या फिर मैं पागल हो जाऊं। माँ ने कहा ओ पागल, तू अपनी बुआ पर गया है। एक बार उसका बाप मर जाए और सारी दौलत तेरे नाम हो जाए, फिर तुझे उससे कोई ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत है? फिर मेरा बेटा जिस लड़की से कहेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा और अपने अमीर तरीन बेटी के लिए परी जैसी लड़की ले आऊंगी। तेरी माँ सब जानती है, घाटे का सौदा आज तक नहीं किया मैंने, वरना मेरा कोई दिमाग खराब था कि अपने हीरे जैसे बेटे को उस मोटी घसीट के हवाले कर दे। मैंने कहा हीरा क्या होता है?
इस लड़की का नाम हीरा किसने रखा है? और माँ कहने लगी, उसका नाम हीरा नहीं लक्ष्मी है, लेकिन उसका बाप उसे प्यार से हीरा कहता है। हम भी हीरा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वह तो वाकई हीरा है, लेकिन ऐसा हीरा जिसे हमें बेच देना है। लेकिन जब तक उसका बाप मर नहीं जाता, उससे अच्छी तरीके से पेश आ। बस यूँ समझ ले, कुछ दिन की तकलीफ है, फिर सुकून ही सुकून है। मेरी माँ की अक्ल पर मैं हैरान था। सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना गहरा सोचेगी। वरना हमारे पास था ही क्या, एक छोटा सा घर जिसकी हालात इतनी बुरी थी, पर हमारे पास उसे ठीक करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं वापस कमरे में आया तो मेरी पत्नी जाग रही थी। मैंने उसे कहा, चुपचाप सो जाओ। मैंने उसे कह दिया, अपने किसी दोस्त से फ़ोन में बात कर रहा था। उसने कहा, ऐसा तो आपको दोस्त को इस वक्त कॉल नहीं करनी चाहिए थी, आज अपनी सुहागरात है। मैं देख रहा था उसकी मुंह में जुबान भी थी, उसको अपनी सुहागरात की पड़ी हुई थी, जबकि मैं उसके करीब ही नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उसने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, जिसके बाद शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, पर यह बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो कि अगर किसी भी पति को बताई जाती तो वह हत्ते से ही उखड़ जाता, पर मेरे लिए यह किसी खुशखबरी जैसी थी। जब तक मेरे बाबा बीमार हैं, मैं रोज रात को अपने घर ही रहा करूंगी, क्योंकि रात को बाबा की ख्याल रखने की ज़रूरत होती है और नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे पास अपने अमीर पत्नी के पास अच्छा बनने और अपनी जान बचाने का बहुत ही अच्छा मौका था। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे उसे ये महसूस हो कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मैंने उससे कहा, अभी हमारी शादी हुई है और तुम रात के वक्त घर से बाहर रहना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता ये बात कुछ मुनासिब नहीं है? उसका कहना था कि हाँ, ऐसा ही है, पर मैं क्या करूँ, मेरा बाबा जिस तरह बीमार है, पता नहीं उनके पास कितना वक्त है मेरे लिए, क्योंकि ये वक्त बहुत ज़रूरी है। मैं उनकी सेवा कर लूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी कुछ अच्छी यादें बन जाएं। वो सारी जिंदगी बाहर ही रहे और पैसे कमाने की मशीन बने रहे। उन्होंने हमारे लिए करोड़ों कमाए। ये बातें सुनकर तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। मैंने अच्छा बनने के लिए अपनी पत्नी को इजाज़त दे दी कि वो रात को अपने मायके में ही रह सकती है, क्योंकि दरअसल मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था और मेरे लिए तो यूँ था कि जैसे अंधा क्या मांगे, आंखें। रिसेप्शन की रस्म में बैठकर शाम को ही मेरी पत्नी अपने माँ बाप के घर चली गई और मैंने सुख का सांस लिया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सुकून बर्बाद हो गया। रात को सुकून से अपने कमरे में सो रहा था जब मुझे हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ये दस्तक बहुत हल्की थी, पर बहुत जल्दी जल्दी में दी जा रही थी। मैंने देखा तो इधर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर यह दस्तक कौन दे रहा था? मैं नींद से जाग ही गया और मैंने महसूस किया कि यह दस्तक मेरे कमरे की खिड़की से आ रही है और मेरी कमरे की खिड़की बाहर गली में खुलती है। मैं हैरान हुआ कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अब दस्तक के साथ साथ आवाज़ भी आई और ये आवाज़ बहुत ही नौजवान और खूबसूरत थी। कोई लड़की थी, वह कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जब सुना कि कोई मुसीबत में है तो खिड़की खोल दी और सामने खड़ी उस लड़की को देखा तो हैरान रह गया। उसने अपने चेहरे को नकाब से और चादर से बदन को छुपा रखा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि ये आंखें खूबसूरत इंसान की है। मैंने उसे अंदर आने को कहा और वो मेरा हाथ पकड़कर फान कर खिड़की के अंदर आ गई। उसने कमरे में आते ही मेरे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। वो मेरी कदम में बैठ गई कि मुझे पनाह दे दो। मैं हैरान भी था और घबरा भी गया। फौरन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा कि कैसी मुसीबत? क्या तुम्हारे पीछे कोई लोग पड़े हैं? अगर तुम कहती हो तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। उसका कहना था कि नहीं, पुलिस को नहीं बुलाना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस मुझे थोड़ी देर के लिए इस कमरे में पनाह दे दो, आज रात के लिए। मैंने उससे कहा कि मैं तुझे कैसे पनाह दे सकता हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है और अगर उसने मुझे देख लिया तो फिर वो 1000 सवाल करेगी, तो फिर पनाह कैसे दूँ? उसने कहा कि आप मुझे इस कमरे में सिर्फ बैठने दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं थोड़ी देर बस यहाँ बैठी रहूँगी, मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूँगी, बस मुझे बचा लें। मैंने कहा, ठीक है, तुम इस कमरे में आज के लिए रुक सकती हो। वह लड़की मेरे कमरे में रखे एक सोफे पर बैठ गई। वो कमरे को हैरान से देख रही थी कि ये नए
शादीशुदा जोड़े का कमरा है, क्योंकि यहाँ पर सामान भी नया मौजूद था और अभी तक मेरे बेड पर सजावट भी लगी हुई थी। उसने सिर्फ मुझसे एक सवाल किया, आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कमरा मेरे भाई की पत्नी के लिए सजाया गया था और वो अपनी पत्नी को लेकर बाहर के मुल्क में चला गया है और अब ये कमरा मेरा हो गया है। ना जाने क्यों मैं उसे सच बताना नहीं चाहता था। मैं उससे ये नहीं कहना चाहता था कि मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी इतनी मोटी पत्नी का पति कहकर मुझे कौन सा फक्र महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने ये फैसला बड़ी जल्दी कर लिया कि मुझे उसे यह नहीं बताना कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने एक पल को भी नहीं सोचा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की मालूम हो रही थी। उसने इतना चेहरा भी छुपाया हुआ था और चादर ऐसी की थी जैसे उसकी पैर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। जब मैंने अपनी पत्नी को इस कमरे में बैठे देखा तो मुझे ऐसा लगा था कि काश इसकी जगह कोई चुड़ैल बैठी होती। लेकिन मेरे लिए अब ये बात नहीं आई कि यह कोई लड़की चुड़ैल तो नहीं थी जो आधी रात को मेरे कमरे में आ गई थी। लेकिन वरना कैसे आजकल कोई इस तरह गलियों में कह रहा हूँ कहीं रात के वक्त। लेकिन हो सकता है किसी भी कोई मुसीबत आए हो। उसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और वह चुपचाप एक तरफ बैठी रही। रात का वक्त ऐसा भी होता है कि जब इंसान को बहुत सख्त नींद आती है और कुछ भी हो लेकिन वह सो ही जाता है। लेकिन मुझे इस वक्त भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे कमरे में एक लड़की बैठी थी जो निहायत हसीन थी। मैं बार बार नज़र बचाकर उसे ही देख रहा था। मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकता था कि उसके लिए खाने को कुछ ले आऊं। कमरे में पानी रखा था, उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उसे पानी पीने के लिए अपना नकाब हटाना पड़ता, क्योंकि शायद वो अपना नकाब नहीं उठाना चाहती थी। जैसे ही सुबह की रोशनी फैली मेरी आंख लग गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। मेरा इरादा तो यही था कि मैं सुबह तक जागता रहूं, क्योंकि वह मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे नींद आ गई थी और जब मैं सुबह आसपास देखा तो वह कहीं पर मौजूद नहीं थी। वह कमरे से निकलकर खिड़की के रास्ते ही वापस चली गई। मैं यही सोच रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या, कि एक अनजान लड़की ने सारी रात मेरे कमरे में गुजारी और मैंने उसे उसका शक्ल भी नहीं देख सका। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू अभी भी मुझे मेरे कमरे में महसूस हो रही थी। अभी मैं नींद से जागा ही था और अपने ही दिल में हंस रहा था कि मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और मैं चौंक उठा। उसने कहा, आप चौंक क्यों गई? मैंने कहा, क्या तुम अचानक से आ गई? तो जाहिर है क्या मैं चौंक नहीं जाऊं? बेशक अभी उससे अपने रिश्ते का आगाज नहीं किया था और मैं जानता था कि वो कुछ दिन के लिए मेरी पत्नी है। लेकिन अचानक से उसकी आमद से मैं चौंक गया था, क्योंकि अगर वो देख लेती कि मेरे कमरे में कोई लड़की है तो वो गुस्सा होती और शायद मेरे से रिश्ता तोड़ देती। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर मेरे हाथ में आई सोने की चिड़ियां उड़ जाती। बस मुझे इस बात का डर था और किसी बात का खौफ नहीं था। वो सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हिप्पो था, लेकिन मुझे उसी के साथ गुजारा करना था। मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हारे साथ उससे इस तरह रहना है जैसे तू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको एक जगह भी यह कहने की ज़रूरत नहीं तुम खूबसूरत हो या फिर मोटी हो। तेरी जबान से कोई भी ऐसी बात नहीं निकले, बल्कि तुमको उससे बहुत ज़्यादा खुश रखना है, ताकि जब तक उसकी बाप की जान में जान है उसका बहुत ख्याल रखना होगा। मैंने उसके बाप के हालात के बारे में डॉक्टर से पूछा है। डॉक्टर ने कहा कोई उम्मीद नहीं है, आज गया या कल गया, कुछ दिन का ही मेहमान है। इसलिए हमें उस लड़की को बहुत खुश रखना होगा। वह यह समझने में मजबूर हो जाए कि हम ही उसके परिवार हैं और उसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, ताकि जब उसके बाप का इंतकाल हो जाए तब वह हमारे साथ सारे राज शेयर करे, हमसे मशवरा मांगे और हम उसे बताएंगे क्या करना है और कैसे करना है। जाहिर है वो सारा कारोबार तेरे हाथ में दे देगी और खुद घर की चिड़िया बनकर बैठ जाएगी। और जैसे ही तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा उसे रास्ते से हटाने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत सफ़र करना पड़ेगा और पूरी उम्र लग जाती है इतनी सारे पैसे कमाने में। अगर हमारा साल 1.5 साल भी लगा तो क्या बुरा है। मैंने कहा, इतनी जल्दी आ गई तो? कहने लगी, हाँ, मैंने सिर्फ रात को रहने का कहा था। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है, जबकि मुझे उससे कोई जिम्मेदारी पूरी करवाने का शौक नहीं था। मैंने कहा कि जाकर नाश्ता बना दो। वैसे उसने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया था। वो घर को साफ करने लगी।
मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री किए और मुझसे पूछा कि दोपहर के लिए क्या बना दूं? तो मैंने कहा कुछ भी बना लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अगले दिन भी रात को फिर से मेरी पत्नी अपनी मायके चली गई और आज फिर वो लड़की मेरे कमरे में आ गई। उसने कहा कि मुझे पनाह चाहिए। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करती हो कि लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे पनाह नहीं देना चाहते तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अगर लेकिन मेरे साथ कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान हो गई हो। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, तुम आराम से बैठ जाओ। मैंने ये बात अपनी माँ को भी नहीं बताई थी क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि अपनी पत्नी की सेवा करो, उसे खुश रखो। लेकिन मैं उसकी सेवा करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो जाती तो मैं शुक्र अदा करता था कि मेरी जान छूट गई। लेकिन पूरा दिन मेरी बहुत सेवा करती थी, मेरे जूते तक साफ करती थी, मुझसे हर बात पूछती थी। लेकिन उसकी तरफ गौर से देखा ही नहीं था। मेरे ख्यालों में तो दिन भर वो नकाबपोश हसीन फिरती रहती थी, जो हर रात मेरे कमरों में आकर मेरे नजरों के सामने बैठकर मेरा दिल जलाया करती थी। एक दिन मेरे पत्नी ने कहा कि आज मैं नहीं जाती, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं आपके पास ही रहूंगी। लेकिन यह सोचकर मैं थर थर कांपने लगा कि अगर आज वो लड़की दीवार फांद कर अंदर आ गई तो अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, मेरे हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा कि नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि बीमार बंदा हो और हर काम के लिए एक आदत हो, वो तुम्हारा है, उसके साथ रहना तुम्हें जरूरी है, तुम्हारे साथ से उनको खुशी मिलती होगी, तुम आज नहीं जाओगी और अगर उनको आज रात कुछ हो गया। तो उसने मुझे अचानक घूर कर देखा, जैसे कह रही हो कि किस किस्म की बातें कर रहे हो। मैंने कहा कि मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन देखो उनकी हालात ऐसी है कि जब कोई शख्स बिस्तर पर पड़ा होता है तो फिर उसका क्या पता चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात उसकी आखिरी रात हो और तुम आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाओ। मैंने अपनी पत्नी को बहुत डरा दिया। मेरी पत्नी मान गई कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, लेकिन इस दफा मुझे खुद छोड़ दो, मेरे बाबा से भी मिल लीजिएगा। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, आपको खुद ही छोड़ कर आता हूँ। मैं अपनी पत्नी को छोड़ने गया, थोड़ी देर ससुर के पास भी बैठ गया। उनकी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बेओर हो रहा था लेकिन सुन ली और फिर वापस आ गया। और आज की रात भी वो लड़की घर में ही आ गई थी। लेकिन आज मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को निकाला था और मैं इस बात पर बहुत खुश था। आज वो लड़की अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मैंने उससे बातें करने लगा। मैं बात से बात निकालकर उसके बातों में मशरूफ था। मैं चाहता था कि वो बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। यूं तो उसने बुर्खा पहन रखा था, लेकिन महसूस होता था कि वो बहुत ही दुबली पतली और प्यारी सी लड़की थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत और उसके हाथ गोरे गोरे थे। उसकी निस्बत मेरी पत्नी तो बहुत ही मोटी और उसके हाथ भी अजीब फूले हुए थे। वैसे मैंने तो अपनी पत्नी को कभी इतना गौर से नहीं देखा था जितना उस लड़की को देख रहा था। बिल आखिर उसने कह दिया कि इस वक्त आपकी पत्नी आपके कमरे में आ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे। मैंने कहा कि मेरी कोई पत्नी नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मेरी पत्नी है? उसने कहा कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कि आपकी शादी हो चुकी है और ये कमरा आपका कमरा है। खैर, आपने मुझसे झूठ बोला तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने भी आपसे कोई झूठ बोला हो। वो उठकर मेरे पास आ गई। मैं हैरान हुआ कि कैसे मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे बातों बातों में समझाने लगी कि अपनी पत्नी से वफादारी निभाएं। आपकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, औरत अच्छी होती है। कोई भी औरत ये सोचकर नहीं आती कि उसे अपना घर बर्बाद करना है, वह घर बसाने के लिए ही किसी मर्द की जिंदगी में आती है। वो मेरे करीब में आकर बैठ गई थी और मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। उसने पूछने लगा कि वह शादीशुदा है। उसने कहा कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उसने कहा कि आप अपनी पत्नी के बारे में बात क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बेहद बदसूरत और मोटी जिस्म की मालिक है और मैं सिर्फ उसके साथ इसलिए हूँ कि उसकी दौलत मुझे मिल जाए। तो वो कहने लगी कि ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन यही तरीका है अमीर होने का। मैं बंगले में रहना चाहता हूँ और उसको सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि वह करोड़ों की मालिक है। बस जल्दी से उसका बाप मर जाए और सारी दौलत मुझे मिल जाए तो उसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे हम सफ़र की ज़रूरत होगी।
जिससे शादी कर सकूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा कि आपने अचानक से शादी की बात कर दी। आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी जल्दी यह सब कह रहे हैं? मैंने कहा कि जल्दी? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं उसे तलाक दे दूंगा। अगर मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, बड़ा सा बंगला, गाड़ी और दुनिया की हर सुविधा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उसने कहा कि हाँ, फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। अगर फिर तुम मेरी होने वाली पत्नी हो तो मुझसे दूर क्यों बैठी हो? मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। वह कहने लगी कि आपने तो अपनी पत्नी को 1 मिनट में ही छोड़ने का प्लान बना लिया। ऐसे चला तो अगर कोई आपको और ज्यादा पैसे वाली औरत मिल गई तो क्या आप मुझे भी छोड़ देंगे? क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि पागल, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास तो बहुत कुछ होगा ना। जब मेरे पास पैसे होंगे तो फिर मैं और पैसे वाली औरत के बारे में क्यों सोचूंगा? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ सारी जायदाद अपने नाम कर लूंगा तो फिर मेरे पास सब कुछ होगा। तो सिर्फ मुझे एक खूबसूरत लड़की चाहिए। वह कहने लगी कि आपने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा, मेरा चेहरा भी नहीं देखा। उसने कहा कि तुमने अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। आज मुझे अपना चेहरा दिखा दो। वैसे मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। और नाम में क्या रखा है? मैं तुम्हें प्यार से हनी कहा करूंगा। बस तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो। लेकिन वो वहां से उठकर जाने लगी। शायद वह अपना चेहरा दिखाने के मूड में नहीं थी, लेकिन मैंने उसका नकाब खींचकर उतार दिया। जैसे ही उसके चेहरे से नकाब हटा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। बल्कि ये कोई और नहीं, मेरी ही पत्नी थी। मैं उसे हकीकत में हैरान और परेशान होकर देख रहा था कि या तो बिल्कुल दुबली पतली और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसकी रंगत गोरी थी और उसके नैन नक्श भी मोटे नहीं थे, लेकिन ये मेरी पत्नी थी। मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पर कैसे? और या तुमने क्या ये मेरे साथ तुम क्या कर रही थी? तुम कौन हो? उसने कहा, हाँ जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं ही पनाह लेने के बहाना बनाकर रात को यहाँ आ जाती थी। दरअसल मैं आपका इंतहाम ले रही थी, देखना चाहती थी कि आप क्या करते हैं। ठीक है कि एक मर्द को अगर औरत तनाही में बहकाए, नेक से नेक मर्द भी बहक जाता है, लेकिन मैंने तो आपको नहीं बहकाया था। आप क्या कह रहे थे कि मैं इस औरत के साथ सिर्फ इसके दौलत के लिए हूँ? ये सब ने आपकी हकीकत खोल दी है। मैं करोड़ों की मालिक हूँ। मैं बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। अगर मैं किसी को अपना हमसफर बनाऊंगी और वो भी ये जानते हुए कि मेरा बाप मरने वाला है और सारे दौलत उसके हवाले हो जाएगी, तो वो कोई अच्छा इंसान होगा, आप जैसा लालची इंसान नहीं। इसलिए मैं आपको टेस्ट कर रही थी। मैंने अपना हुलिया बदल दिया था और मुझ जैसे अमीर लड़की के लिए ऐसे चीजें हासिल करना मुश्किल नहीं है जिससे एक इंसान अपना हुलिया पूरी तरह बदल सकता है। यही है आपकी वफादारी? अपनी पत्नी के होते हुए किसी और लड़की के साथ शादी का प्लान बना रहे थे और अपनी पत्नी के साथ सिर्फ इसलिए हैं ताकि उसकी दौलत हासिल कर सकें। उसके बाप के लिए मरने की दुआएं कर रहे थे। मेरे पत्नी का बोलने का तरीका अचानक से बदल गया था। वैसे बोल रही थी जैसे वो कोई वकील हो और मैं कोई बहुत ही गंदा जुल्म कर रहा हूँ। मैं अपने सफाई में कुछ बोलने लगा, उसके कदमों के नीचे बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वो मुझसे 2 कदम दूर हट गई। मैं आपके सामने एक बदसूरत पत्नी बनी हुई थी, लेकिन वो बदसूरत पत्नी सारा दिन आपका ख्याल रखती थी, आपके लिए खाना बनाती थी, आपके जूते साफ करती थी। मैं आपको अपनी सीरत दिखाकर ये देखना चाहती थी कि आप मुझे कबूल करते हैं या नहीं। लेकिन आपने एक वफादार और सलीकेदार पत्नी के ऊपर एक ऐसी लड़की को तवज्जो दी थी जिसके बारे में आपको ये भी पता नहीं था कि वह कौन थी, किससे भाग रही थी, कहाँ से आई थी, और अगर वो एक गैर मर्द के कमरे में रात को रुक सकती थी तो फिर वह किस किस्म की औरत थी। इसका मतलब है कि आप अच्छे के हकदार नहीं हैं। आपको इसी तरह की कोई लड़की मिलेगी। भगवान करे ऐसा हो। लेकिन अब मैं आपकी जिंदगी में नहीं रहूंगी। मेरी पत्नी घर से चली गई और मेरी माँ को भी ये सब का पता चल गया। मेरी माँ ने मुझे इतना कोसा और यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरा बेटा हो ही नहीं। मेरी पत्नी अपनी घर चली गई और 1 हफ्ते बाद उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए वो कभी भी वापस आने वाली नहीं थी। उसने मुझसे तलाक ले लिया और अपनी जिंदगी में वापस चली गई। फिर मुझे पता चला कि उसके बाप भी ठीक हो गए और उसकी बीमारी खत्म हो गई और अब फिर से वो किसी इंसान के साथ शादी कर रही है जो उसकी तरह बहुत अमीर है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा
कि मैं लालच में आकर सबसे पहले अपनी पत्नी की नज़रों में गिर गया और सारा कुछ खराब हो गया। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।